चैप्टर नंबर 2 का केमिस्ट्री का हम लोग ऑब्जेक्टिव सीख रहे थे। और दोस्त इस वीडियो में क्या खास होने वाला है, आखिर क्यों इस वीडियो को देखें, तो क्या वो दोनों चीजें हैं ना, यहाँ पर अकेले चीज नहीं ना है, बोले कि ना, कि गुना भागा किए और आंसर आया। अब ये दोस्त आसान है, बोले ओके ठीक। और इसका जब मोलर द्रव्यमान निकालते तो वो खुद से निकालते हैं। सोडियम के लिए जो मोलर द्रव्यमान होगा 23। तो आप सभी लोगों का स्वागत है आशीष पब्लिकेशन के इस क्वेश्चन बैंक के सीरीज में। दोस्त हम लोग चैप्टर नंबर 2 का केमिस्ट्री का हम लोग ऑब्जेक्टिव सीख रहे थे। और दोस्त इस वीडियो में क्या खास होने वाला है, आखिर क्यों इस वीडियो को देखें, दो वजह हैं। पहला वजह कि आप लोग यदि इस वीडियो को देखते हैं और हर एक क्वेश्चन को करके कॉपी पर नोट्स बनाते हैं तो आप लोग ये देखेंगे कैसे बोर्ड एग्जाम में एक टाइप के ऑब्जेक्टिव से अलग अलग टाइप का ऑब्जेक्टिव पूछता है। और नंबर 2, हर एक ऑब्जेक्टिव के अंत में आपको रिवीजन कराया जाएगा ताकि आप लोगों को रिवीजन से वो चीजें याद हो जाए। तो आइए हम लोग बिना समय के बाद स्टार्ट करते हैं ये सवाल। और ये आप लोग का जो क्वेश्चन बैंक चल रहा है वो आप लोग का टारगेट का चल रहा है। देखिएगा यहां पर आप लोग का पहला सवाल बोल रहा है क्या कि 234.2 ग्राम चीनी के घोल में इतना चीनी है तो घोल का मोलल सांद्रण क्या होगा। पहले मोलल सांद्रण का मतलब क्या होता है उसको आप लोग थोड़ा ध्यान दीजिएगा। मोलल सांद्रण का मतलब क्या होता है, मोलल सांद्रण का मतलब होता है मोललता। और मोललता कैसे निकलता है फॉर्मूला में, तो मोललता निकलता है आप लोगों का विलय का दिया गया द्रव्यमान। आप लोग ऑब्जर्व करेंगे चीजों को, विलय का दिया गया द्रव्यमान, यानी क्वेश्चन में उसका द्रव्यमान कितना दिया गया द्रव्यमान। ओके बोले ठीक है। बटा में विलय का मोलर द्रव्यमान, बटा में क्या होगा, विलय का मोलर द्रव्यमान। विलय का मोलर द्रव्यमान जो खुद से निकालते हैं, विलय का मोलर द्रव्यमान, ठीक है। उसके बाद आप लोगों का थोड़ा सा आप लोग ऑब्जर्व करेंगे चीजों को, गुना विलयन का आयतन, विलायक का द्रव्यमान, क्योंकि ये आप लोगों का किसका फॉर्मूला है, मोलरता का। वही मोलरता रहता ना तो बस केवल यहीं पर थोड़ा सा बदलता है क्या, यहाँ पर विलयन का आयतन हो जाता है। हालांकि यहाँ पर विलायक का द्रव्यमान ग्राम में और गुना क्या फॉर्मूला होगा, 1000। 1000 का इस्तेमाल तब करते हैं जब ये चीजें ग्राम में दी जाए, और यदि वो केजी में दे दी जाए तो 1000 का इस्तेमाल नहीं करते हैं। यानी सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़े और क्वेश्चन पढ़ने के बाद यहाँ पर आए तो यहाँ पर क्या पूछ रहा था, मोलल सांद्रण। मोलल सांद्रण मतलब होता है क्या, मोललता पूछ रहा था। मोललता के लिए क्या फॉर्मूला होगा, तो विलय का दिया गया द्रव्यमान ऊपर, विलय मतलब होता है घुलने वाला, उसके दिया गया, यानी जो क्वेश्चन में जो द्रव्यमान दिया जाएगा उसको ऊपर रखेंगे और उसका मोलर द्रव्यमान जो खुद से निकालते हैं उसको नीचे रखते हैं। उसके बाद हमको जो घुलाता है उसका द्रव्यमान चाहिए, उसको गुना में 1000 करेंगे। बोले ठीक है, आसान लग रहा है, चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं। चीनी का घोल में 34.2 ग्राम चीनी है, यानी ये घोल है। ये घोल कहने का मतलब क्या है मेरे भाई, ये घोल कहने का मतलब क्या है, ये हम लोगों का विलयन है। क्या है ये हम लोगों का विलयन। घोल मतलब क्या होता है, विलयन, यानी विलयन में दो चीज होगा, कौन कौन, विलय भी होगा और विलायक भी होगा। यही तो बात आपको ध्यान रखना है कि आपको लग रहा है कि यहाँ पर 234.2 ग्राम है तो क्या वो दोनों चीजें हैं ना, यहाँ पर अकेले चीज नहीं ना है, बोले कि ना। अब यहाँ से आप लोग बात समझे कि भैया घुलने वाला चीनी का मात्रा दिया है कितना, 34.2, तो क्या यहाँ से आप लोग विलायक नहीं जान सकते हैं, दोनों का मान मिला के 234 कितना है, 2 ग्राम है, तो ये गुना में इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, भागा में, यानी विलायक बराबर 234.2 घटाओ कितना हो जाएगा, 34.2। जब घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 200 ग्राम। बात खत्म, यही बताना चाहते हैं। बोले कि ठीक है। बताइए घुलने वाला का जो द्रव्यमान है वो कितना है, 34.2। बताइए जो इसमें मोलर द्रव्यमान है जो खुद से निकालते हैं वो कितना होगा, तो इसमें बताइए चीनी है और चीनी का फॉर्मूला क्या होता है, C12H22O11। बताइए इसका जब हम लोग निकालेंगे सबका गुना भाग करके तो एग्जैक्ट आप लोगों का मोलर द्रव्यमान कितना आएगा, 342। उसको हम लोग कहाँ रखेंगे, नीचे रखेंगे, ठीक है। और विलायक का जो द्रव्यमान है यानी घुलने वाला का जो द्रव्यमान है वो कितना निकल के आया दोस्त, इसमें घुलने वाला का द्रव्यमान आया कितना, 200, और फिर गुना किए क्या, 1000, और जैसे ही कटाए तो कितना बार में, 5 बार में। ये दशमलव कटाए तो नीचे 0, कितना बार में, 10 बार में। तो जब यही गुना भाग करेंगे तो 0.5, इसको छोटा वाला m लिखते हैं या फिर मोल प्रति केजी लिखते हैं, ठीक है।
तो यही इसका जवाब होगा, यानी इसका आंसर होगा 0.5। हालांकि हम दोबारा चीजों को ऑब्जर्व करते हैं और हमने आपको बताया, एक तो आपको शॉर्ट रिवीजन होगा और वीडियो के अंत में आप लोगों का लॉन्ग रिवीजन होगा। सुनिए क्या पूछ रहा था, मोलरता। मोलरता के लिए क्या चाहिए, तो विलय का जो क्वेश्चन में द्रव्यमान चाहिए, यानी विलय इसमें कौन है, चीनी। इसमें क्वेश्चन में दिया गया द्रव्यमान कितना है, 34.2। और नीचे विलय का मोल द्रव्यमान जो खुद से निकालते हैं, एक कार्बन का 12 होता है और फिर 12 का गुना करेंगे 12 के साथ, हाइड्रोजन का 1 होता है फिर 22 से गुना करेंगे, ऑक्सीजन का 16 होता है फिर 11 से गुना करेंगे। ये सबको जब जोड़ेंगे ना तो एग्जैक्ट कितना आ जाएगा, 342। उसके बाद आपको क्या करने के लिए बोला, विलायक का द्रव्यमान, चूंकि ये दोनों मिलकर था, यानी विलयन का मान दिया था ना कि विलायक का। आप लोग यहाँ पर 234.2 नहीं रखिएगा, ये दोनों मिलकर है, चीनी और जल दोनों मिलकर है, यानी घुलने वाला घुलाने वाला दोनों मिलाकर है। उसमें घुलने वाला ये बता दिए तो घुलाने वाला कितना होगा घटा देंगे तो आपको विलायक का द्रव्यमान पता चल जाएगा। अब जब यहाँ पर रख के और गुना भागा यदि आप लोगों को करने नहीं आता है तो क्या गलती से मैट्रिक पास हुए हैं क्या, तो गुना भागा कर लीजिएगा, आसान है। तो बोलिए ओके। आइए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। फिर ये सवाल आपसे बोल रहा है, क्या ऑब्जर्व कीजिएगा चीजों को, ये सवाल आपसे बोल रहा है एक घोल जिसका परासरण दाब इतना है, ठीक है, परासरण दाब इतना है और वायुमंडलीय दाब पर इसका घोल का सांद्रण क्या होगा। आइए हम आपको बताते हैं क्या दिया गया। जैसे आप लोग हम बोले कि भैया नेनुआ पहचाना और प्याज पहचाना है, नेनुआ और प्याज में अंतर है ना, नेनुआ लंबा होता है और हरा होता है और प्याज लाल होता है और छोटा होता है। तो बोले कि ये प्याज और नेनुआ आपको केमिस्ट्री में पढ़ाने के लिए बताया गया है, नहीं ना। तो बताइए क्या पढ़ना सीख रहे हैं आप लोग, तो मात्रक से जानेंगे कि कौन सा चीज क्या है। यदि यहाँ पर केल्विन लगा ना तो आपको पता चले टेम्परेचर है, यदि यहाँ पर एटीएम लगा ना तो आपको पता चला दाब है। और दाब आप लोग को विलियन में कोई सिंपल दाब नहीं पढ़ना है, प्रासरण दाब के बारे में पढ़ना है। और घोल का सांद्रण, सांद्रण मतलब सांद्रता, सांद्रता के लिए क्या इस्तेमाल करते हैं, मोलरता। मोलरता या सांद्रता के लिए हम लोग सी का इस्तेमाल कर सकते हैं, एक का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब दिमाग लगाएंगे, आपसे पूछा क्या गया है, सी यानी सांद्रता, तो दिया क्या गया है, तो पाई और टी। और फिर इसको देखकर दिमाग में कोई आइडिया लगाएंगे, कोई ऐसा फॉर्मूला है जिसमें पाई टी सी टी होता है। बोले अरे सर ये तो लग रहा है परासरण दाब वाला है, यानी पाई बराबर ऐसा हमको फॉर्मूला लग रहा होगा, पाई बराबर सी आर टी। बोले कि अच्छा तो इसमें तो सर इसका वैल्यू दिया ही है और इसका वैल्यू दिया ही है और ये आर नियतांक है, सी का मान तो निकाल सकते हैं, बहुत आसान है। बोले कि निकाल दीजिए। तो सी का मान निकालना होगा तो पाई बटा में क्या हो जाएगा, आर इंटू टी। बोले कि अच्छा पाई का वैल्यू कितना दिया है, 0.0821। और बोले कि आर का वैल्यू कितना दिया है, तो आर का वैल्यू होता ही, आपको आर का वैल्यू याद रखना पड़ता है कि इतना ही होता है, 0.0821। ये जो वैल्यू होता है ना वो हम लोग का आर के लिए भी होता है। बोले ठीक है, यानी जो आर का मान होगा इतना ही होगा, 0.0821। और टेम्परेचर कितना दिया है, 300 केल्विन। एक सावधानी आपको हमेशा इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करते समय ध्यान देना होगा कि यदि यहाँ पर डिग्री सेल्सियस देना तो उसको केल्विन में बदल के ही क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ये सावधानी बरतना है। बोले ठीक है। तो दशमलव के बाद ये सब तो खत्म हो जाएगा, यानी 1/300 हो जाएगा और 1/300 का यदि भागा देंगे तो 0.0033 ऐसा आएगा मोल प्रति लीटर, या फिर हम लोग बड़ा वाला एम लिख सकते हैं। यानी इसका आंसर डी नंबर होगा, लेकिन एक और जीरो को इसमें ऐड करना होगा। बोले समझ में आया। बोले कि आप कराते हैं रिवीजन तो एक बार कराइए रिवीजन। आपसे क्वेश्चन में पहले ढूंढिए और ढूंढने के बाद आपको केल्विन से पहचान में आया टी है, बोले हाँ। एटीएम से पहचान में आया पाई है, बोले हाँ। सांद्रण मतलब सांद्रता, सांद्रता मतलब मोलरता, तो बोले कि ठीक है यहाँ पर सी इस्तेमाल किया गया है। तो सी का वैल्यू पूछा गया, कौन ऐसा फॉर्मूला है, चाहे इसी को देखकर अंदाजा लगाइए ना, पाई को देखकर, क्या बिलियन में कोई पाई से रिलेटेड आप लोग फॉर्मूला पढ़े हैं, बोले हाँ। पाई बराबर क्या होता है, सी आर टी। और आपसे फॉर्मूला आपसे किसका वैल्यू पूछा गया, सी का, तो दोगुना में तो इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, भागा में। आप लोग इसको तो पढ़े ही है दोस्त। और आर का वैल्यू आप लोग रख दिए 0.0821 और टी का वैल्यू रखे, ये गुना भागा किए और आंसर आया। अब ये दोस्त आसान है, बोले ओके ठीक है। आइए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर आते हैं। फिर आप लोगों से अगला सवाल बोल रहा है कि किसी विलयन में 200 ml में 2 ग्राम NaOH घुले हैं, विलयन की मोलरता क्या होगा। आइए मोलरता का फॉर्मूला हम लोग सीखते हैं। सबका फॉर्मूला जब जानते ही हैं तो सबका फॉर्मूला पर काम करते हैं। मोलरता का फॉर्मूला क्या होगा, मोलरता का फॉर्मूला होगा विलय का दिया गया द्रव्यमान, विलय का दिया गया द्रव्यमान किस में, ग्राम में बटा में विलय का क्या, मोलर द्रव्यमान, ठीक। और क्या होना चाहिए, विलयन
का आयतन, यदि आप लोगों का विलयन का आयतन यदि आप लोगों को दे दिया ml में, तो यदि ml में दे दिया तो आपको फॉर्मूला में गुना में 1000 करना होगा। बोले ठीक है। अब बात तो आपको बताइए, विलय मतलब जो घुलता है, इस क्वेश्चन में ढूंढिए और घुलने वाले को पहचानिए। क्या आप लोगों का ये 200 ml घुलने वाला है, 2 ग्राम घुलने वाला NaOH? हाँ, NaOH घुलने वाला है। और इसको क्वेश्चन में जो द्रव्यमान दिया गया वो कितना दिया गया, तो दिया गया द्रव्यमान क्वेश्चन में कितना दिया गया, द्रव्यमान 2। और इसका जब मोलर द्रव्यमान निकालते तो वो खुद से निकालते हैं। सोडियम के लिए जो मोलर द्रव्यमान होगा 23, ऑक्सीजन के लिए होगा 16 और हाइड्रोजन के लिए होगा 1, और सबको जोड़ेंगे तो 40 होगा। बोले आसान है, बोले ओके। तो नीचे रखे हमने कितना, 40। बोले ठीक है। उसके बाद विलयन का आयतन, यानी जो विलयन का जो आयतन जिसका पहचान करने का तरीका होता है ml, दिया गया है कितना, 200, और गुना क्या होगा, 1000। और ये 2 पच्चे 10, 15 बट्ठे 40, 2 चौका 8 और 0.25 आंसर। लेकिन हाँ, मात्रक होगा क्या, बड़ा वाला m, या कोई किताब इसको ऐसे भी लिख देता है मोल प्रति लीटर। दोनों बात सही है। क्या ये आप लोगों को ऑब्जेक्टिव समझ में आया? बोले एक बार स्पीड में। मोलरता पूछा था, दिया गया द्रव्यमान क्वेश्चन में कितना है, 2। मोलर द्रव्यमान जो खुद से निकालते हैं कितना है, 40। और उसके बाद विलयन का आयतन कितना, 200, और गुना किए, आंसर आया, घर हो गया, खत्म, बस। अब आइए हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पर आते हैं। फिर आप लोगों से बोल रहा है कि सामान्य ताप एवं दाब पर एक गैस का 1 मोल का आयतन कितना होगा। यहां से देखिए 2 टाइप का ऑब्जेक्टिव पूछ सकता है। या तो पूछेगा कि भैया जैसे आपसे पूछे 1 दर्जन केला में 12 केला, 1 दर्जन आम में 12 आम, 1 दर्जन सेव में 12 सेव, तो 1 दर्जन अणु में कितना अणु, तो 12 अणु। जैसे 1 दर्जन में ऐसा फिक्स होता है ना, ऐसे ही एक संख्या फिक्स होता है, एवोगाड्रो संख्या। क्या होता है, एवोगाड्रो संख्या। यानी 1 मोल जब भी कोई पूछेंगे, अणु बोल देंगे, परमाणु बोल देंगे, आयन बोल देंगे, तो जब भी 1 मोल बोलेंगे तो 6.022 गुना 10 का पावर 23 अणु, परमाणु या आयन, जो भी हो, परमाणु हो सकता है, अणु हो सकता है, आयन जो भी हो हम लोग का हो सकता है। बोले ठीक है। ये तो बात ठीक है कि जैसे 1 दर्जन में 12 होता है, ऐसे ही तो ऐसे ही गैस के लिए जो होता है आयतन के संबंध में ऐसा होता है कि उसको हम लोग लीटर में फिक्स करते हैं। और 1 मोल गैस का जो आयतन होगा वो फिक्स होता है, वो होता है 22.4 लीटर। यदि उसको ml में यदि बात कर ले तो 22,400 ml। ये खत्म हुआ, ठीक है। तो यही 2 कॉन्सेप्ट है जिसको आपको सीखना पड़ेगा। हो सकता है इस बार ये पूछा हो सकता है ये पूछ दे, तो आप लोग ताक कराएंगे क्या, ना तो झाँक कराएंगे क्या, इसको उतार लीजिएगा, ठीक है। आइए हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पर आते हैं। फिर सवाल बोल रहा है कि पहाड़ों पर जो पहाड़ों पर जो जल, ठीक है ना, जल का क्वथनांक में कमी हो जाता है। यानी मान लीजिए आपका धरती पर 100 डिग्री सेल्सियस पर हम लोगों का उबल जाता था, यानी भाप बन जाता था। अब पहाड़ पर जाने पर पता चला कि वो 98 पर ही उबल गया। ऐसा क्यों होता है, उसके पीछे का वजह समझिए कि जैसे जैसे हम लोग समुद्र की तल से ऊंचाई पर जाते हैं ना, तो वायुमंडलीय दाब जो होता है ना घटता जाता है। वायुमंडलीय दाब क्या हो जाता है, घटता जाता है जैसे जैसे ऊपर जाएंगे। तो बोले कि तो घटने से इसका क्या मतलब है, तो देखिए दोस्त, क्वथनांक होता क्या है, क्वथनांक का मतलब होता है जब वायुमंडलीय दाब, ठीक है, और जो चीज को हम लोग भाप बनाना चाहते हैं उसका दाब, दोनों का दाब जो है ना बराबर हो जाए। यानी जब वायुमंडलीय दाब और इसके द्वारा जो दाब बन रहा है, यानी वाष्प दाब जो बन रहा है, वो दोनों बराबर हो जाए तो ही वो उबलने वाला है। लेकिन एक्चुअली होता क्या है कि जैसे जैसे धरती के सतह से ऊपर जाएंगे तो वायुमंडलीय दाब का मान घट जाएगा। अब जब घट जाएगा तो बराबर होने के लिए इसको कमी तो वाष्प चाहिए, क्योंकि ज्यादा वाष्प पहले बनाना पड़ता था, क्योंकि भैया वायुमंडलीय दाब ज्यादा हुआ करता था नीचे। लेकिन जब धरती के सतह से ऊपर चले गए तो ऊपर जाने के बाद ऊपर का जो वायुमंडलीय दाब घट गया, तब बराबर होने के लिए, अब उसके जैसा होने के लिए अब तो कमी तो तापमान चाहिए। बोले कि नहीं समझे, दोबारा समझिए। जैसे बोले कि पहले हम लोगों का 20 एटीएम पर हम लोगों का बराबर होता था, यानी 20 एटीएम यदि वायुमंडलीय दाब था तो नीचे भी आपको 20 एटीएम तक आपको 20 एटीएम चाहिए। तो इसको पता चला कि हम इसको 100 डिग्री सेल्सियस पर भाप बनाए, 100 डिग्री सेल्सियस पर, तो ये 20 एटीएम इसके बराबर हुआ। लेकिन अब आपको पता चला कि भैया ऊपर का वायुमंडलीय दाब 20 नहीं है, अब 18 है, 18 एटीएम। तो क्या इसको आप ज्यादा तापमान देना पड़ेगा? नहीं। और पता चलेगा कि वो हम लोग का 98 केल्विन, 98 डिग्री सेल्सियस पर ही अब वो 18 क्या हो गया, बराबर हो गया, क्योंकि वायुमंडलीय दाब घट जाता है, इसीलिए ऐसा होता है। कभी आप लोग कभी गौर फरमाए होंगे कि जब आप लोग धरती के सतह से ऊपर जाते हैं पहाड़ पर, तो क्या होता है ना कि जैसे जैसे हम लोग धरती के सतह से ऊपर जाएंगे तो वायुमंडलीय दाब घट जाता है। और हेनरी के नियम अनुसार जो हमारे शरीर में जो ऑक्सीजन है वो गैस है, और जो द्रव है खून,
खून जो है द्रव है उसमें से बाहर निकलने लगता है, इसलिए हमें घुटन भी महसूस होता है। ये सब किसके नियम पर आधारित है? हेनरी के नियम पर। तो ये सब थ्योरी आप लोगों को आशीष पब्लिकेशन पर बहुत अच्छा तरीका से बताया गया है। आपको किसी प्रकार का सपोर्ट चाहिए, किसी प्रकार का हेल्प चाहिए तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। ओके, तो इसका सही जवाब होगा क्या कि वायुमंडलीय दाब का मान घट जाता है। आइए नेक्स्ट सवाल पर आते हैं। ये चलिए हो चुका है पीछे के स्लाइड में, ठीक है, ये भी हो चुका है। ये सवाल आप लोग देखिए, जैसे बोल रहा है कि 5% केन शुगर आइसोटोनिक है। आइसोटोनिक कहने का मतलब क्या? आइसोटोनिक मतलब होता है समपराशरी। इसका मतलब समझिए, आइसोटोनिक मतलब होता है समपराशरी। बोले ठीक है। समपराशरी मतलब कि जिसका परासरण दाब आपस में क्या हो? बराबर। परासरण दाब का फॉर्मूला होता है CRT। इसका मतलब CRT आपस में बराबर। भैया R और T तो भैया दोनों के लिए सेम होगा। इसका मतलब जब भी परासरण दाब बोलेगा इसका मतलब आप लोगों का मोलरता बराबर होगा। और एक बार बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है कि यदि कोई विलयन समपराशरी है तो उसमें क्या बराबर होगा? तो आपका मोलरता बराबर होगा। क्या बराबर होगा? मोलरता। ठीक है, परासरण दाब तो बराबर होगा ही, साथ साथ में आप लोगों का मोलरता बराबर होगा। अब मोलरता का फॉर्मूला क्या होता है कि हमने पीछे बताया, विलय का दिया गया द्रव्यमान जिसको हमने W1 दिखाया, विलय का मोलर द्रव्यमान जिसको हमने M1 दिखाया, और विलयन का आयतन जिसको हमने क्या दिखाया? V, और गुना क्या होता है? 1000। ये किसका फॉर्मूला है? तो आप लोगों का है फॉर्मूला मोलरता का। तो ये पहला का है। और मान लीजिए हम लोग यहाँ पर दूसरा का निकालने चले तो उसके लिए भी होगा, विलय का दिया गया द्रव्यमान ऊपर, विलय का मोलर द्रव्यमान नीचे, और विलयन का आयतन, और गुना क्या हो जाएगा? 1000। मान लीजिए कि इसमें V1 है तो ये V2 है। बोले ठीक है, इतना तो क्लियर है कि बोल रहा है कि भैया आइसोटोनिक है। आइसोटोनिक मतलब समपराशरी है। समपराशरी मतलब परासरण दाब बराबर है। परासरण दाब बराबर है तो CRT बराबर है। अब R और T तो भैया नियतांक है तो वो तो खत्म हो गया, इसका मतलब C बराबर है। तो एक बार बोर्ड एग्जाम में यहाँ से भी ऑब्जेक्टिव पूछा कि यदि परासरण दाब बराबर होगा तो क्या बराबर होगा? तो हम लोगों का मोलरता बराबर होगा। पहला ऑब्जेक्टिव, ठीक है, पहला ऑब्जेक्टिव यहाँ से पूछ सकता है। उसके बाद मेन फार्मूला ये है, मोलरता का फार्मूला हमने आपको बताया, विलय का दिए गए द्रव्यमान ऊपर, विलय का मोलर द्रव्यमान नीचे, विलयन का आयतन गुना 1000। विलय का दिए गए द्रव्यमान ऊपर, विलयन का मोलर द्रव्यमान नीचे, और विलयन का आयतन गुना 1000। बोले कि सिर्फ आसान है सर, हमको लगता है। बोले ठीक है। अब आइए इसका मेन कंसेप्ट पर आते हैं कि अब हम लोग क्या बोला गया। तो इसका अर्थ समझिए, जब भी 5% बोले, परसेंट जब भी बोलेगा इसका मतलब उसमें हिस्सा लगने वाला है 100। बोले कि 20% का डिस्काउंट चल रहा है, इसका मतलब 100 रुपए में 20 रुपए माफ है। तो यदि यहाँ पर 5% लिखा गया है ना, इसका अर्थ है 100 ग्राम जलीय विलयन। 100 ग्राम जलीय विलयन है 100 ml जलीय विलयन में, 100 ml जलीय विलयन में, 100 ml जलीय विलयन में केन शुगर। केन शुगर मतलब क्या? चीनी। C12H22O11। केन शुगर कितना है? 5 ग्राम है। इतना समझ में आया? यानी 100 ml जलीय विलयन में जो सुक्रोज है यानी जो चीनी है वो कितना है? 5 ग्राम है। बोले इतना बात ठीक है। उसके बाद बोल रहा है कि X के 1% के साथ घुला है, यानी यहां पर आपको बोला गया है 1%, यानी 100 ग्राम, ठीक है, जलीय विलयन में 100 ग्राम जलीय, अभी अर्थ लिख रहे हैं, 100 ग्राम जलीय विलयन में जो X है वो कितना ग्राम घुला है? 1 ग्राम घुला है। बात ये है। पहले अर्थ लिखिए। 5% का मतलब है कि 100 ml बोल सकते हैं क्योंकि इसमें कुछ जिक्र नहीं किया गया है। यदि W/W इस्तेमाल करता है तो हम लोग क्या ग्राम इस्तेमाल करते, और चूंकि जिक्र नहीं किया गया तो आप लोग ग्राम इस्तेमाल कर सकते हैं या ml, जरूरत अनुसार आप जो चाहें उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। चूंकि हमको ml की जरूरत है इसलिए हमने ml इस्तेमाल किया। बोले ओके ठीक है, ठीक है। तो 5% का अर्थ लिखिए कि 100 ml में 5 ग्राम है, कौन? चीनी। लेकिन यहां पर जब लिखिए अर्थ 1%, इसका मतलब है 100 ml में 1 ग्राम है, ठीक है। लेकिन कौन सा चीज है ये नहीं दिया गया है, और X का आपको अनुभार ज्ञात करना है। यानी कुल मिलाजुला के बाद कि जब हम लोग इस फॉर्मूला में रखेंगे तो देखिए कितना आसानी से बनने वाला है। विलय का दिया गया द्रव्यमान, कितना दिया गया है द्रव्यमान? पहला में 5 ग्राम, ठीक है। मोलर द्रव्यमान कितना दिया गया है? मोलर द्रव्यमान, तो इसका मोलर द्रव्यमान चीनी का खुद से निकाल सकते हैं। तो कितना हो जाएगा? 342। आप लोग खुद पीछे पढ़े हैं तो कितना हो जाएगा? 342। इसका आयतन कितना दिया है? इसका आयतन आप लोगों का दिया गया कितना? 100। बोले ठीक है, ये तो आसान लग रहा है यार। और ऊपर कितना है? 1000। बोले ठीक है। फिर दूसरा का जो द्रव्यमान जो है कितना दिया गया क्वेश्चन में? 1 ग्राम, तो 1 ग्राम ऊपर रखे। और ये यही M2 तो पूछा गया है, यानी इसका दिया गया द्रव्यमान, ठीक है, मोलर द्रव्यमान पूछा गया है। और विलयन का आयतन कितना है? तो विलयन का आयतन क्वेश्चन में बोला गया है कितना? 100, क्योंकि अर्थ लिखते वक्त आप लोग वही लिखेंगे। और यहाँ पर क्या हो गया? 1000। अब ये 00 से 00 क्या हो गया? चाहे 00 क्या, ये 00 से ये 00 खत्म, ये 1000 से ये 1000 खत्म, ठीक है। उसके बाद आपको M2 निकालना है
तो m2 निकालना है तो क्या करेंगे, भागा से इधर जाएगा तो गुना में, और ये 342 ऊपर हो गया और 5 कहाँ हो गया, नीचे। तो यही आप लोगों का सवाल का जवाब होगा, वो अप्रॉक्स का कितना आएगा, 68.4। गुना भाग कीजिएगा, यही आएगा। बोले दोहराव तो जरूरी है ना सर। तो यहाँ तक आप लोग सीख चुके हैं कि समप्रासी मतलब प्रासंदा बराबर होगा, प्रासंदा बराबर होगा, तो ये बराबर होगा, ये वाला खत्म हो गया, इसका मतलब मोलरता बराबर होगा। मोलरता का हमने फार्मूला लिखा है, और विलय का दिया गया द्रव्यमान कितना दिया गया, तो हमने अर्थ लिखा कि 5% मतलब कि 100 ग्राम में 5 ग्राम है, 5 ग्राम को ऊपर रखे और जो मोलर द्रव्यमान निकालते हैं उसको नीचे रखे। और चूंकि अर्थ बोला गया है परसेंट का, तो यहाँ पर 100 लिखेंगे। वैसे ही यहाँ पर भी 1% का अर्थ है, तो विलयन का आयतन 100 रखे हैं, ठीक है। और यहाँ पर फार्मूला के अनुसार 1000 हमने रखा हुआ है, ठीक है। उसके बाद कितना दिया गया है, 1% यानी 1 ग्राम गोला, यही मोलर द्रव्यमान का मान निकालना है। और बाकी सब गुना भागा यदि आपको नहीं आता है तो ये गलती हमारी नहीं है दोस्त, ये गलती आपकी, आपने बचपन में पढ़ाई नहीं किया होगा, गुना भाग। ओके, देखिए नेक्स्ट, समप्रासरी विलयन में क्या, और पूछ ही दिया यार, पूछ ही दिया, जिसका इंतजार था वही लम्हा आ चुका है। तो ये इसका सही जवाब क्या होगा, मोलर सांद्रण यानी क्या, मोलरता। फिर बोल रहा है कि घोलक के 1 kg में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या को क्या कहते हैं। देखिए पहले आपको 2 फार्मूला बताते हैं, एक फार्मूला बताते हैं मोलरता का, और एक फार्मूला बताते हैं आप लोगों का मोललता का। देखिए दोनों का अप्रॉक्स फार्मूला सेम होता है। इसका फार्मूला होगा विलय के मोलों की संख्या, विलय के मोलों की संख्या, और बटा में क्या हो गया, विलयन का आयतन ml में, और गुना क्या हो जाएगा, 1000। बोले ठीक है। और यहाँ पर जो है वो है हम लोगों का क्या है, विलय का द्रव्यमान किसमें, ओहो मोलों की संख्या ही रख देना चाहिए, मोलों की संख्या रखेंगे। ऐसे वो भी फार्मूला होता है, ऐसा नहीं कि वो भी नहीं होता है। विलय का मोलों की संख्या बटा में विलायक का द्रव्यमान किसमें, ग्राम में, और गुना क्या हो जाएगा, 1000। बोले ठीक है। आइए यहाँ से आप लोग बात सीखे दोस्त, कभी भी इसका जो डिफिनीशन देना होगा ना, तो नीचे वाले नाम के आगे एकांक करते हैं। जैसे ही नीचे वाले, जैसे हमने बोला चाल का परिभाषा दीजिए, तो चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा में समय। यानी समय को आपने एकांक माना और समय को एक जैसा ही माना था, दूरी को ही चाल कह सकता है कि नीचे वाला एक हो गया, यानी एकांक समय। अब समय को एक मानने के लिए दिमाग क्या लगाएंगे, एकांक लगा देंगे, एकांक समय तक की दूरी को चाल कहते हैं। तो बोले किस तरह ऐसे डिफिनीशन दे दे, विलयन के 1 ml आयतन में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या को मोलरता कहते हैं। लेकिन ये फालतू में 1000 ना आ गया, तो ये फालतू में 1000 आ गया, तो आपको यहाँ पर 1000 बोलना पड़ेगा, ताकि 1000 से 1000 क्या हो जाए, खत्म। तो इसको ये बोल सकते हैं, इसलिए जो यहाँ पर लिखा है उसको यहाँ पर बोलना पड़ेगा। क्या बोलेंगे, विलयन का आयतन कितना है, 1000 ml में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या को मोलरता कहते हैं। और यहाँ पर होगा तो क्या बोलेंगे, विलायक का द्रव्यमान कितना लिखा हुआ है, 1000 ग्राम में, ताकि 1000 से 1000 खत्म हो जाए और इसको ये बोल दें। तो विलायक का द्रव्यमान 1000 ग्राम में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या को मोलरता कहते हैं। इसका जो मात्रक होता है मोलरता का, इसका मात्रक होता है मोल प्रति लीटर, और इसका मात्रक होता है मोल प्रति केजी। और मेरे भाई आपको एक और बात भी ये बात बताते हैं कि जिसके फार्मूला में आयतन होता है वही ताप से प्रभावित होता है। ताप बढ़ाएंगे तो आयतन बढ़ेगा, ताप घटाएंगे तो आयतन घटेगा। लेकिन जिसके फार्मूला में हम लोगों का आयतन नहीं है, द्रव्यमान है, वो हम लोग का ताप से प्रभावित नहीं होगा। और स्टार ऑब्जेक्टिव है कि कौन ताप से प्रभावित नहीं होता है, तो मोललता। और एक और नहीं ताप से प्रभावित होता है, कौन, मोल अंश, क्योंकि इसके फार्मूला में, इस दोनों के फार्मूला में मोल अंश या मोल प्रभाज बोलते हैं, ये दोनों के फार्मूला में आयतन नहीं होता है, इसलिए हम लोग का ताप से प्रभावित नहीं होता। और जिसके फार्मूला में आयतन है वो ताप से प्रभावित होगा। तो बोल रहा है कि ये, और यहाँ पर विलायक नहीं बोला गया, यहाँ पर घोलक। तो घोलक मतलब आप लोग इसको डिक्शनरी में जोड़ दीजिएगा अपने, विलायक। और घोल मतलब क्या होता है, घोल मतलब होता है विलयन, ठीक है। घुल्ले, यहाँ पर जो है ना घोल नहीं होगा, यहाँ पर मिस्टेक हुआ है। अच्छा चलिए कोई बात नहीं, घोल दिया रहता तो इसका मतलब होता है क्या, विलयन, लेकिन एक्चुअली यहाँ पर घुल्ले होगा। क्या, घुल्ले। घुल्ले मतलब क्या होता है, विलय, ठीक है। यहाँ पर क्या होना चाहिए, ये मिस्टेक है, टाइपिंग मिस्टेक है। तो घुल्ले के मोलों की संख्या को क्या कहते हैं, घुल्ले मतलब विलय के मोलों की संख्या क्या कहते हैं। तो इसका सही जवाब क्या होगा, मोललता। लेकिन यदि वही यहाँ पर विलयन दिया होता और यहाँ पर 1 kg की जगह पर 1 लीटर दिया होता, तो आंसर होता क्या, मोलरता। बोले ओके सर, ठीक है। अब आइए हम लोग आगे चलते हैं।
ये आप लोगों से पूछा गया है कि किस विलयन में प्रासरण दाब के लिए कौन संबंध सही है। एक्चुअली पाई का फॉर्मूला क्या होता है, CRT होता है। बोले कि ये भी हो सकता है, कोई किताब P बराबर CRT लिखता है, वो भी सही है। और ये C जो होता है वो क्या होता है, हम लोग का मोलरता होता है। विलय के मोलों की संख्या ऊपर, विलयन का आयतन नीचे, और ये हम लोग का पाई हो गया। ये भागा में इधर जाएगा तो पाई भी बराबर क्या हो जाएगा, NRT, यानी ये भी फॉर्मूला हो सकता है। आप चाहें तो जो भी फॉर्मूला आपको लगाने का इरादा है लगाइए और पहले इस्तेमाल करें और फिर विश्वास करें, यानी यही आप लोगों का इस तरीका से कंसेप्ट निकल कर आएगा। इसका सही जवाब होगा ये वाला, क्योंकि भागा में सीधा जाएगा तो क्या हो जाएगा, गुना में हो जाएगा। तो थोड़ा घुमाने के लिए करता है, आप लोग घूमिएगा मत, क्योंकि आप हमारे स्टूडेंट हैं। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि कौन सा सांद्रता जो हो ताप पर निर्भर नहीं करता है। जिसके भी फॉर्मूला में आयतन नहीं हो यानी द्रव्यमान हो वो ताप से प्रभावित नहीं होगा। और अभी अभी हमने आपको बताया मोललता भी हो सकता है, और एक और सवाल का जवाब हो सकता है मोल प्रभाज, या फिर जिसको हम लोग मोल अंश बोलते हैं, क्योंकि इसके फॉर्मूला में आयतन नहीं होता है। बोले ठीक है। उसके बाद बोल रहा है कि एजियोट्रॉपिक मिश्रण में, तो ये आपको याद करना पड़ता है 22%, इसको आपको याद रखना पड़ेगा। स्थिर क्वाथी मतलब कि जो नियत ताप पर उबलता है। ये फिर आप लोगों से पूछा गया कौन संबंध सही है, तो पाई बराबर क्या हो जाएगा, CRT। नेक्स्ट बोल रहा है कि अर्धप्रगम्य झिल्ली, जैसे आप लोग अभी देखिएगा कि जो आप लोग घर पर जो लगाया जाता है आरओ का बोतल, या फिर आरओ का जो आरओ मशीन लगाया जाता है, उसमें छोटा सा झिल्ली होता है। वो झिल्ली क्या होता है ना कि गंदगी को बाहर ही रखने देता है और शुद्ध पानी को बाहर निकल देता है। शुद्ध पानी मतलब विलायक, यानी विलायक को गुजरने देगा लेकिन गंदगी को छाट देगा, विलय को नहीं गुजरने देगा। किसको गुजरने देगा, विलायक को। यानी इसमें कौन निकल जाते हैं, तो इसका सही जवाब होगा क्या, विलायक के अणु। लेकिन घुमा के पूछ दे कौन नहीं निकल पाते हैं, तो विलय के अणु। यही घूमता है, लड़के लोग घूम जाते हैं और पूरा उनका फ्यूचर घूम जाता है। तो आप इस चीज़ को एकदम बढ़िया से चीज़ों को सीख पाएंगे। ये सब पीछे आप लोगों को वीडियो में कराया जा चुका है। फिर बोल रहा है कि वैसा घोल जो निश्चित ताप पर बिना संयोजन के उबलता है उसको क्या बोलते हैं, उसी को स्थिर क्वाथी मिश्रण बोलते हैं। और लड़के लोगों को कंफ्यूज करने के लिए इसको एजियोट्रॉपिक मिश्रण बोल देते हैं, जो कि कंफ्यूजन है। और इस नाम को आप लोग हिंदी के साथ याद करेंगे। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्थिर क्वाथी मिश्रण। आपको लग रहा है कि छुड़वा के पढ़ा रहे हैं, बालक छुड़वा के नहीं पढ़ा रहे हैं, ये आप लोग को पीछे के वीडियो में कराया जा चुका है। टॉपिक वाइज टॉपिक आप लोग को पढ़ा रहे हैं, इसलिए आप लोग को ये सब चीज़ें पहले ही पता होना चाहिए। फिर बोल रहा है कि 18 ग्राम ग्लूकोज में 1000 ग्राम घोला गया, तो बताइए घोल को क्या कहते हैं। तो आइए ये फॉर्मूला जो है वो मोललता से संबंधित है। तो मोललता में क्या फॉर्मूला होता है, तो विलय का दिया गया द्रव्यमान, घुलने वाला कितना है 18, मोलर द्रव्यमान जो खुद से निकालते हैं तो C6H12O6, इसको खुद से निकालेंगे तो कितना हो जाएगा इसका 180। और बताइए इसमें कितना जो मात्रा है घोलक का, गोलक नहीं घोलक का कितना है 1000, और गुना क्या हो जाएगा 1000, 1000 से 1000 क्या हो गया खत्म। और ये कितना बार में, तो 0.1, और इसका मात्रक होगा क्या, मोल प्रति केजी हो सकता है, या फिर छोटा वाला m लिख सकते हैं। तो इसका सही जवाब क्या होगा 0.1 स्मॉल m, यानी मोल। बोले ठीक है। फिर एक प्यारा सवाल है आप लोगों का कि बताइए फेरिक हाइड्रोक्साइड कोलाइडी विलयन में अस्कंदन, अस्कंदन मतलब कभी देखिएगा चूना पानी जो आप लोग पूछते हैं घर तो उसमें नीचे बैठ जाता है। अस्कंदन मतलब कि नीचे जाके गाढ़ा रूप से जमा हो जाना, ठीक है ना। तो उसमें कौन सा वैद्युत अपघट्ट कम प्रभावी होता है। ऐसे ये सब जितने होते हैं ना, ये सबल वैद्युत अपघट्ट हैं जो पूर्ण रूप से आयन में टूटते हैं, और ये दुर्बल है, इसलिए सबसे कम प्रभावी ये होगा, जबकि सबसे ज्यादा ये सब प्रभावी होगा। और उसमें भी खास करके कौन, तो आप लोगों का KBr हो सकता है, K2SO4 हो सकता है, ये सब ज्यादा प्रभावी होगा। लेकिन कम प्रभावी कौन होगा, ये। तो आप लोग इस प्रकार से आप लोग सभी प्रश्न को कर पाए। और यदि आप लोग पीछे का वीडियो नहीं देखे हैं तो आप लोग यार जरूर देखिएगा और बढ़िया से पढ़ते रहिएगा, मन लगाकर पढ़ते रहिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।